Hello everyone, welcome to the radiology room classes. From this video we are starting a series of 500 MCQs on MRI. In this series, in each video we will discuss 25 to 30 MCQs of MRI and in up to 20 or 15 videos, in 20 to 15 videos we will discuss the 500 MCQs of the MRI. In these 500 MCQs of the MRI, every topic of the MRI is covered and each concept will be explained with each question of the MRI. So let's start this video without wasting any time. First question of the sequence, and also in this first video, in the starting 2-3 videos, the questions will be easy type, and with each video the standard of the questions will also increase. So watch all the videos for clearing your concepts. Let's start with the first question. First question is, who is considered as the father of the MRI? MRI का फादर किसे कंसिडर किया जाता है? विलियम रॉन्जन, रेमंड एमिडियन, पॉल लॉटरबर और गॉडफ्रे हॉन्सेल. विलियम रॉन्जन इज रिलेटेड टू एक्सरे. विलियम रॉन्जन जो है, इन्होंने 1895 8 नवंबर को जो है वो एक्सरे की डिस्कवरी करी थी. दूसरा ऑप्शन है हमारा रेमंड एमिडियन. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा रेमंड एमिडियन. रेमंड एमिडियन जो है, उन्हें MRI का फादर कंसिडर किया जाता है. ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द MRI. जो रेमंड एमिडियन थे, उन्होंने पहली बार बताया था कि जो MRI है उसको हम जो डिजीज़ होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी MRI का यूज़ किया जा सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, पर्टिकुलरली जो हमारा कैंसर वगैरह होता है उसके लिए. और 1971 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इन्होंने बताया कि जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं और जो कैंसरस टिश्यूज़ होते हैं वो जो है डिफरेंट सिग्नल जो होते हैं उसको एमिट करते हैं. जब हम उसको क्या करते हैं, MRI, जब उसके ऊपर NMR कंडक्ट किया जाता है, तो जो डिजीज़ वाले टिश्यूज़ होंगे जैसे कि कैंसरस सेल्स होगी और जो नॉर्मल टिश्यू होगा वो जो है डिफरेंट सिग्नल को शो करेंगे. सो द फादर ऑफ द MRI इज रेमंड एमिडियन. Godfrey Hounsfield was related to the CT. Next question number 2. Who developed the first MRI image of the living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले MRI इमेज किसने करी थी? पॉल लॉटरबर, पीटर मैन्सफील्ड, रेमंड एमिडियन और फेलिक्स पोल्च. जो सबसे पहले MRI इमेज ली थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो ली थी हमारे पॉल लॉटरबर ने. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले इमेज ली थी वो ली थी पॉल लॉटरबर ने. पॉल लॉटरबर जो है, उनका पूरा नाम है पॉल सी लॉटरबर. इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था, स्पेशियल एनकोडिंग जो है, स्पेशल एनकोडिंग का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था? पॉल सी लॉटरबर ने दिया था, यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट. और इसकी वजह से जो है MRI की जो इमेजिंग है वो इजीली पॉसिबल हो पाई थी. किसकी वजह से? ये स्पेशल एनकोडिंग के कंसेप्ट की वजह से, जो कि किसने दिया था? पॉल सी लॉटरबर ने. और सबसे पहले जो MRI लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो परफॉर्म की थी वो पॉल लॉटरबर ने परफॉर्म की थी. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉल लॉटरबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ईयर वाज द फर्स्ट यूज्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी? MRI को सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के ऊपर कब परफॉर्म किया गया था? 1965, 1977, 1985 और 1990. सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो इमेजिंग परफॉर्म की गई थी वो की गई थी इन विच ईयर वाज द MRI फर्स्ट यूज्ड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के ऊपर MRI को जो है सबसे पहले 1977 में यूज़ किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Who won the Nobel Prize in 2003 for the MRI related work? रेमंड एमिडियन, पॉल लॉटरबर और पीटर मैन्सफील्ड, विलियम रॉन्जन और रॉन्जन एंड एमिडियन. जो विलियम रॉन्जन थे, इनको 1901 में फिजिक्स के लिए सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज़ मिला था एक्सरे की खोज के लिए. जो नोबेल प्राइज़ MRI रिलेटेड वर्क के लिए मिला था वो मिला था पॉल लॉटरबर एंड पीटर मैन्सफील्ड. पॉल लॉटरबर और पीटर मैन्सफील्ड जो है, इनको MRI रिलेटेड वर्क के लिए जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 2003 के अंदर. जो रेमंड एमिडियन थे, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था MRI के अंदर, लेकिन इन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया. लेटर आफ्टर कंट्रोवर्सी की वजह से जो है फादर ऑफ MRI का जो टैग है वो दिया गया किसको? रेमंड एमिडियन को. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉल लॉटरबर एंड पीटर मैन्सफील्ड को 2003 में नोबेल प्राइज़ दिया गया. क्वेश्चन नंबर 5. Which concept did Felix Bloch and the Edward Purcell introduce that led to MRI? फेलिक्स ब्लोच और एडवर्ड पर्सेल ने कौन सा कंसेप्ट दिया था MRI का?
मैग्नेटिक ग्रेडियंट इमेजिंग, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। फेलिक्स ब्लोच और एडवर्ड पर्सेल ने जो इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट वो था न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है वो एमआरआई का प्रिंसिपल है। इसको यूज किया जाता है एमआरआई के अंदर, एमआरआई इमेजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर डिड लॉटरबर्ग पब्लिश द फर्स्ट इमेजेस यूजिंग द मैग्नेटिक ग्रेडियंट्स? लॉटरबर्ग ने सबसे किस ईयर के अंदर जो है सबसे पहले मैग्नेटिक ग्रेडियंट्स की यूज करके इमेजिंग करी थी? 67, 1973, 1979 और 1981। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 73। 1973 के अंदर उन्होंने सबसे पहले इमेजेस ली थी मैग्नेटिक ग्रेडियंट्स का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन एमआरआई स्कैनर डेवलप्ड बाय द डैमेडियन? जो डैमेडियन ने सबसे पहले, रेमन डैमेडियन जिनको हम फादर ऑफ एमआरआई बोलते हैं, उन्होंने जो फर्स्ट एमआरआई स्कैनर डेवलप किया था उसका नाम क्या था? इंडोमिटेबल, एक्सप्लोरर, रिवॉल्यूशन और टेस्ला 1। जो डैमेडियन ने जो डेवलप किया था एमआरआई स्कैनर उसका नाम था इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल उसका नाम था, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, पीटर मैन्सफील्ड कंट्रीब्यूशन टू एमआरआई वाज प्रिंसिपली इन व्हाट एरिया? जो पीटर मैनफील्ड और जो पॉल सी लोटरबर्ग थे उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था 2003 में। तो उनमें से जो पीटर मैन्सफील्ड थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था एमआरआई के अंदर? उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? जो पीटर मैनफील्ड थे उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था कि उन्होंने जो है मैथमेटिकल टेक्निक दी थी और इको प्लानर इमेजिंग जो है इसके बारे में किसने बताया था? पीटर मैनफील्ड ने। तो उन्होंने क्या दी थी? इको प्लेनर इमेजिंग के बारे में हमें बताया था। इस इको प्लेनर इमेजिंग और जो उन्होंने हमें मैथमेटिकल टेक्निक बताई उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? रैपिड एक्विजिशन कर सकते थे। रैपिड एक्विजिशन हम कर पाए इमेजेस का। जो इको प्लेनर इमेजिंग होती है, इको प्लेनर इमेजिंग के अंदर क्या होता है कि ये क्या है? एक फास्ट एमआरआई टेक्निक है, फास्ट एमआरआई टेक्निक है जिसके अंदर हम पूरी जो 2D इमेज होती है, पूरी की पूरी जो 2D इमेज होती है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं सिंगल रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स के अंदर। एक आरएफ पल्स के अंदर ही हम जो है पूरी की पूरी 2D इमेज को हम कैप्चर कर सकते हैं बाय रैपिडली स्विचिंग दी मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया? पीटर मैनफील्ड ने दिया था। और ईपीआई जो है इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे कि एफएमआरआई के अंदर, डीडब्ल्यूआई के अंदर, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, इन सब के अंदर हम यूज़ करते हैं। एफएमआरआई डीडब्ल्यूआई के ऊपर भी हम एमसीक्यूज लेके आएंगे अपकमिंग सीरीज में। अभी जो हमने स्टार्टिंग ही की है अभी एमसीक्यूज की सीरीज़ की, तो स्टार्टिंग में हम इजी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, देन मॉडरेट, देन हार्ड लेवल एमसीक्यूज। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ईपीआई, इको प्लेनर इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 9, what was the term nuclear, why was the term nuclear dropped from the nuclear magnetic resonance for clinical MRI? जो पहले जो है एमआरआई को एनएमआर बोला जाता था, तो इसमें से न्यूक्लियर जो है इसका यूज़ करना क्यों स्टॉप कर दिया गया? ड्यू टू गवर्नमेंट रेगुलेशन, टू रिड्यूस पब्लिक फियर ऑफ रेडिएशन, इट वाज अ मिस्टेक, और टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द सिटी। इसको हमने जो है ड्रॉप कर दिया न्यूक्लियर को बिकॉज इट टू रिड्यूस द फियर ऑफ रेडिएशन, क्योंकि जो न्यूक्लियर वर्ड है ये रेडिएशन को डिनोट करता है, तो लोगों से इसका फियर दूर करने के लिए हमने इसको कम करने के लिए जो है न्यूक्लियर का यूज़ करना स्टॉप कर दिया। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, टू रिड्यूस द पब्लिक फियर ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एमआरआई डेवलपमेंट? पॉल लोटरबर्ग, पीटर मैनफील्ड, रेमन डैमेडियन और विलियम रॉन्टन। इनमें से जो है विलियम रॉन्टन जो है एक्सरे से रिलेटेड है, ये एमआरआई से रिलेटेड नहीं है। पॉल लोटरबर्ग, पीटर मैनफील्ड और रेमन डैमेडियन ये तीनों किससे रिलेटेड है? एमआरआई से रिलेटेड है। रेमन डैमेडियन ने जो है वो सबसे पहले हमें बताया था कि जो एमआरआई है उसको हम डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पीटर मैनफील्ड जो है उन्होंने हमें मैथमेटिकल टेक्निक दी और इको प्लेनर इमेजिंग के बारे में हमें बताया। और जो पॉल लोटरबर्ग है उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? स्पेशल एनकोडिंग यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट। तो ये हो गया हमारा। इसमें से जो है विलियम रॉन्टन जो है वो रिलेटेड नहीं है किससे? नॉट डायरेक्टली रिलेटेड एमआरआई डेवलपमेंट। और पॉल सी लोटरबर्ग, पीटर मैनफील्ड और रेमन डैमेडियन डायरेक्टली रिलेटेड है। एंड जो पॉल सी लोटरबर्ग है और पीटर मैनफील्ड है, इनको अभी मैंने बताया कि 2003 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और रेमन डैमेडियन इज नोन एज द फादर ऑफ एमआरआई। Question number 11. The MR system component that produces the B naught field is the
एमआर सिस्टम कंपोनेंट जिसके अंदर बी नोट फील्ड यूज होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? मैन मैग्नेट, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम, ग्रेडियंट सिस्टम और द सिम सिस्टम। जो बी नोट फील्ड कंपोनेंट होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? मैन मैग्नेट, जो कि किस डायरेक्शन में होता है? एक्स एक्सिस में। जो पेशेंट का फुट टू हेड डायरेक्शन होता है, लाइक इफ दिस इज अ मशीन, इफ प्लेस पेशेंट इज प्लेस्ड लाइक दिस, हेड दिस साइड एंड लेग्स दिस साइड, तो हेड टू फुट डायरेक्शन जो होती है वो होती है हमारी जेड एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू दी जेड एक्सिस होती है हमारी एक्स वाई प्लेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। सो जो बी नॉट कंपोनेंट होता है वो कौन देता है हमें? मेन मैग्नेट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द एमआर सिस्टम कंपोनेंट दैट प्रोड्यूसेस B1 फील्ड इज। एमआर सिस्टम को कौन सा कंपोनेंट B1 फील्ड को प्रोड्यूस करता है? B1 फील्ड को प्रोड्यूस करता है हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम। रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, स्पेशली हाइड्रोजन, जब हम उनको मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो प्रोटॉन्स जो होते हैं, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी एक्सिस पे क्या करते हैं? स्पिन करते हैं। जब हम उसको मेन मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन कर मेन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि जो प्रोटॉन्स होंगे या तो एक्स एक्सिस के अलोंग या फिर उसके एंटी पैरेलल, या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल अलाइन हो जाएंगे। ये जो सिग्नल होता है प्रोटॉन्स का, ये बहुत ही स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू द मेन मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या है कि हम इमेजेस को कैप्चर नहीं कर सकते। सिग्नल को कैप्चर करने के लिए, इमेजेस को फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? जो मेन मैग्नेटिक जो ये जो प्रोटॉन्स हैं जो कि मेन मैग्नेटिक फील्ड या फिर इसके अगेंस्ट है, इनको हमें ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर अलाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम का यूज़ करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम क्या करता है कि जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स देते हैं इन प्रोटॉन्स को, जो स्पिनिंग प्रोटॉन्स हैं, और ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम है ये इस तरह की फ्रिक्वेंसी को रिलीज़ करता है जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो फ्रिक्वेंसी है और जो प्रोटॉन्स की जो फ्रिक्वेंसी वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तभी ये जो प्रोटॉन्स ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स से कुछ एनर्जी लेके जो ये जेड एक्सिस में और नेगेटिव जेड एक्सिस में अलाइंड है, ये कुछ एनर्जी उस रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स से लेंगे और फिर ये क्या कर जाएंगे? जो जेड वाई प्लेन होगा, ट्रांसवर्स प्लेन होगा, उसके अंदर अलाइन करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये जब हम आर एस पल्स को हम स्विच ऑफ कर देंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन। जब हम आर एफ पल्स को स्विच ऑफ कर देते हैं और उस टाइम क्या देते हैं? ये हमें सिग्नल देते हैं। और फिर जब हम आर एफ पल्स को जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो वापस अपने जेड एक्सिस में जो है अलाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम जो होता है इसका फंक्शन होता है। और जो B1 फील्ड होता है वो B1 फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम होता है, इसको हम और डिटेल में देखेंगे अभी आगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एमआर सिस्टम कंपोनेंट दैट प्रोवाइड मीन्स फॉर अलाइनमेंट मैग्नेटाइजेशन ऑफ द प्रोटॉन स्पिन्स इज। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रोटॉन्स के अलाइनमेंट के लिए जो है कौन सा सिस्टम होता है? हमारा मेन मैग्नेट। जब प्रोटॉन्स जो हैं वो स्टार्टिंग में जो है रैंडमली अलाइंड होते हैं, लाइक अगर ये प्रोटॉन्स है तो ये क्या होंगे? सिस्टम में रैंडमली अलाइंड होंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो ये जो प्रोटॉन्स हैं या तो पैरेलल या फिर उसके एंटी पैरेलल अलाइन हो जाएंगे। मोस्टली क्या होता है कि जो मोस्ट प्रोटॉन्स जो होते हैं वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलली अलाइन करते हैं, तो जो नेट मैग्नेटाइजेशन हमें मिलता है वो मिलता है हमें किसके अलॉन्ग? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। जेड एक्सिस के अलावा हमें नेट मैग्नेटाइजेशन मिलता है। तो ये जो प्रोड्यूस करने का काम करता है, अलाइनमेंट करने का काम करता है, वो कौन करता है? मेन मैग्नेट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड एमआरआई। बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल क्या है बिहाइंड एमआरआई? एक्सरे एटेन्यूएशन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और गामा रेडिएशन। जो बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल है एमआरआई का वो है हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। और ये किसने दिया था? फेलिक्स ब्लॉच और एडवर्ड पर्सेल, इन दोनों ने क्या दिया था? एनएमआर का कंसेप्ट दिया था हमें। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। एनएमआर के बारे में देखते हैं कि एनएमआर क्या होता है। एनएमआर क्या है? एक सिंपल फिजिकल फिनोमिना है जिसके अंदर जो है न्यूक्लियाई जो होते हैं वो न्यूक्लियाई जो होता है एटम के अंदर वो क्या करता है? जो एब्जॉर्ब करता है। और क्या करता है? एब्जॉर्ब किसको करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी की पल्स को। जैसे अभी मैंने बताया कि उनको ट्रांसवर्स प्लेन में अलाइन करने के लिए प्रोटॉन्स को हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स देते हैं, तो जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है
री एमिट करता है फिर से आरएफ एनर्जी को, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, आरएफ फ्रिक्वेंसी पल्स जो हम दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को और री एमिट करता है फिर से क्या, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, जब हम उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। और ये जो एनएमआर की प्रॉपर्टी होती है कुछ ही एटॉमिक न्यूक्लियाई के पास होती है, जैसे कि हाइड्रोजन के पास होती है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियाई इज प्राइमरीली यूज्ड इन क्लिनिकल एमआरआई? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 14। जो क्लिनिकल एमआरआई में जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हाइड्रोजन। इसके क्या क्या रीजंस हैं? इसका पहला रीज़न है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट में जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन प्लस आयन जो होता है इसके अंदर सिंगल प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी अगर हमें एमआरआई परफॉर्म करना है तो किस टाइप का न्यूक्लियर हमें चाहिए होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होनी चाहिए, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। स्पिनिंग की प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए। जब उसके पास स्पिनिंग की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी न्यूक्लियर के पास अगर स्पिनिंग प्रॉपर्टी है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और जब ये जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई होंगे जो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करते हैं तो ये क्या होता है, या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल अलाइन हो जाता है। तो ऑड नंबर, हाइड्रोजन प्लस क्या है इसके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, दैट इज वन ऑड नंबर है। दूसरा अबंडेंट में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तीसरा स्पिनिंग प्रॉपर्टी होती है इसके पास, अपने एक्सिस पे क्या करता है ये इस तरीके से स्पिन करता है, रोटेट करता है। So the answer of this question is option C, hydrogen. Next question number 15. Sorry, question number 16. What role does the magnetic field play in MRI? Magnetic field का क्या रोल होता है MRI में? To destroy the tissues for imaging. It align the magnetic movement of hydrogen nuclei. It emit the radio frequency signals. It create contrast between the soft tissues. जो मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल होता है एमआरआई के अंदर? मैग्नेटिक फील्ड का रोल होता है मैग्नेटिक मूवमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के, उसको अलाइन करना। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पिछले क्वेश्चन में। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, द रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स इन एमआरआई इज यूज टू। रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स का क्या यूज होता है एमआरआई में? आयनाइज द एटम्स, जनरेट एक्सरेज, नॉक द प्रोटॉन्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस और डिस्टर्ब द अलाइनमेंट ऑफ द हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स का फंक्शन होता है अलाइनमेंट जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन का उनको डिस्टर्ब करना। जब हम आरएफ फ्रिक्वेंसी पल्स जो है जब प्रोवाइड करते हैं, ये जो प्रोटॉन है जो कि जेड एक्सिस के अलोंग जो प्रोटॉन्स जो है वो एंटी पैरेलल पैरेलल दोनों में होते हैं। और जो नेट अलाइनमेंट होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है अगर इधर 3 प्रोटॉन अलाइंड है पॉजिटिव जेड एक्सिस में पैरेलल में और एंटी पैरेलल में 1 है, तो नेट जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल जेड एक्सिस में। इसको जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स देंगे तो वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो प्रोटॉन्स है इनके इक्वेलेंट होनी चाहिए। तभी क्या होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स जो है उसको ये प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे और एक्स वाई प्लेन के अंदर टर्न हो जाएंगे। जो भी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग ये एक्स वाई प्लेन में टर्न हो जाएंगे। तो यही काम कौन करता है, हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स करती है। और ये जो एक्सचेंज होता है बिटवीन दी रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। एमआरआई के अंदर जो रेजोनेंस है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये जो रेजोनेंस है इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स और प्रोटॉन के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज है, दिस इज द रेजोनेंस। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्टर्ब द अलाइनमेंट ऑफ द हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एमआरआई ओवर सीटी? इनमें से एमआरआई का क्या एडवांटेज है ओवर दी सीटी? बेटर बोन डिटेल, लेस एक्सपेंसिव, नो आयनाइजिंग रेडिएशन और शॉर्टर स्कैन टाइम। एमआरआई का क्या एडवांटेज है सीटी के ऊपर? सीटी के अंदर क्या होता है, हमारा एक्सरेज का यूज़ होता है, वाइल एमआरआई के अंदर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करें जिसके अंदर कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं होता। तो सिंपल है कि इसके अंदर कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन का हम यूज़ नहीं करें। ये क्या है, एडवांटेज है एमआरआई का ओवर दी सीटी। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, एमआरआई इज सुपीरियर इन इमेजिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स? कौन से स्ट्रक्चर में सुपीरियर है? बोन फ्रैक्चर, एयरफील्ड कैविटीज, सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स और लंग पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा के लिए हम जो है HRCT को मेनली परफॉर्म करते हैं। किसको परफॉर्म करते हैं? HRCT।
HRCT जो है बेस्ट होती है, और MRI जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इनके लिए बेस्ट होती है। कौन सी हमारी? MRI। सो द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द T1 एंड T2 इन MRI रिलेटेड टू? जो T1 और T2 हम यूज़ करते हैं MRI के अंदर, वो किससे रिलेटेड है? टाइप ऑफ एक्सरे यूज्ड, प्रोटॉन डेंसिटी इन टिश्यूज, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और स्कैन ड्यूरेशन। T1 और जो T2 है MRI के अंदर, वो किससे रिलेटेड है? रिलैक्सेशन टाइम। T1 T2 रिप्रेजेंट करता है रिलैक्सेशन टाइम को। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया पूरा प्रोसेस की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रोटॉन्स अलाइन होते हैं, देन रेजोनेंस होता है उनके अंदर, फिर वो ट्रांसवर्स प्लेन में अलाइन होते हैं, देन जो उनके अंदर MRI की मशीन जो होती है उनके अंदर रिसीवर और ट्रांसमिटिंग कॉइल्स प्रेजेंट होती है। तो जब प्रोटॉन्स जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर अलाइन होते हैं, प्रोटॉन्स ट्रांसवर्स एक्सिस में अलाइन होते हैं, तो ये क्या करते हैं? सिग्नल को रिलीज करते हैं, और ये जो सिग्नल है ये रिसीविंग कॉइल्स, और जो रिसीविंग कॉइल्स जो होती है वो रिसीव कर लेती है, और देन फिर हम RF पल्स को स्विच ऑफ कर देते हैं। इस प्रोसेस को RF पल्स को स्विच ऑफ करने के बाद क्या होता है? RF पल्स को हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो ये जो प्रोटॉन्स ही वापस अपनी एक्सिस पे अलाइन करना स्टार्ट करते हैं। XY प्लेन से वापस किस में अलाइन करना स्टार्ट करते हैं? Z एक्सिस में अलाइन करना स्टार्ट करते हैं। और जब ये RF पल्स को स्विच ऑफ करने से पहले सारे प्रोटॉन्स होते हैं वो इन फेज होते हैं। इन फेज का मतलब है कि सारे प्रोटॉन जो है वो एक साथ जो है वो स्पिन कर रहे होते हैं, एक फेज के अंदर ये स्पिन कर रहे होते हैं, एक फेज के अंदर। और जब हम इन्हें क्या कर देते हैं? स्विच ऑफ कर देते हैं RF पल्स को, तो ये क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, मतलब कि ये एक साथ स्पिन नहीं कर रहे होते। ये इस तरीके से, ये पहले जो प्रोटॉन्स है वो इस तरीके से एक साथ स्पिन कर रहे थे, अब ये क्या हो गए? आउट ऑफ फेज हो गए, इस तरीके से आउट ऑफ फेज हो गए। तो ये जो है जो ये T1 और T2 है, इसी रिलैक्सेशन टाइम से रिलेटेड है। ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? वापस से ये Z एक्सिस में आ रहे हैं, और Z एक्सिस में आ रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, एंड आउट ऑफ फेज ये जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। T2 जो है वो ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, T1 जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ MRI? इनमें से MRI का एडवांटेज कौन सा नहीं है? नो आयनाइजिंग रेडिएशन, ये एडवांटेज है, इसके अंदर कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं होता। एक्सीलेंस ऑफ टिश्यू कॉन्ट्रास्ट, ये भी एडवांटेज है। फास्ट इमेजिंग फॉर ट्रॉमा पेशेंट, नहीं, इसके अंदर फास्ट इमेजिंग हम ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए नहीं कर सकते, इसीलिए ट्रॉमा पेशेंट्स के लिए अगर CT अवेलेबल है तो उसका जो है मेनली यूज़ किया जाता है, नॉट द MRI। So this is not the advantage of MRI. And multiplanar imaging capability, yes, this is the advantage. So the answer of this question is option C, fast imaging in trauma patients. Next question number 22, MRI primarily works on the principle of, MRI किस प्रिंसिपल पे काम करती है? अभी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, इसका आंसर होगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे काम करती है। न्यूक्लियर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ही क्या करते हैं? अलाइन करते हैं ड्यू टू देयर स्पिनिंग प्रोसेस। एंड मैग्नेटिक, क्योंकि हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर रहे हो। रेजोनेंस, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम इसके अंदर क्या देते हैं? RF पल्स का यूज़ करते हैं। ये जो RF पल्स की फ्रिक्वेंसी है वो प्रोटॉन्स की स्पिनिंग फ्रिक्वेंसी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो क्या करते हैं? ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इनमें ये जो है RF फ्रिक्वेंसी जो है उसमें से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रांसवर्स प्लेन में लाई कर जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 23, विच एटॉमिक न्यूक्लियस इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन MRI? इनमें से कौन सा एटॉमिक न्यूक्लियस है जिसको हम कॉमनली MRI के अंदर यूज़ नहीं करते? सॉरी, कॉमनली यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हाइड्रोजन का मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द टर्म प्रिसेशन रिफर्स टू इन MRI? प्रिसेशन का मतलब क्या होता है MRI के अंदर? द अलाइनमेंट ऑफ द प्रोटॉन्स, द स्पिनिंग ऑफ द प्रोटॉन ऑन देयर ओन एक्सिस, द वॉबिंग मोशन ऑफ द प्रोटॉन्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द एमिशन ऑफ द एक्सरेज। प्रिसेशन का सिंपल मीनिंग है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो खुद की एक्सिस पे क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। उसके अलावा ये खुद की एक्सिस पे रोटेट करने के अलावा ये क्या करते हैं कि वॉबिंग मोशन करते हैं। वॉबिंग मोशन जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लट्टू होता है वो इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से ये कोन का फॉर्मेशन करते हैं, कोन का फॉर्मेशन करते हुए जो है ये रोटेट करते हैं। उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? वॉबलिंग मोशन बोलते हैं प्रोटॉन्स का। होती है एक प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी। प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रिसेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितने प्रिसेशंस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रिसेशन फ्रिक्वेंसी।
और ये जो प्रिसेशन फ्रिक्वेंसी होती है, प्रिसेशन फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। प्रिसेशन फ्रिक्वेंसी जो है प्रोटॉन्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। एंड जब ये मैग्नेटिक जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। सो दिस इज द प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी। जो प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम लिखते हैं 2πfl। 2π और fl क्या है यहाँ पे, लार्मर फ्रिक्वेंसी विच इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हम जो लार्मर फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड अपन 2π। अगर हमसे कभी कोई इस तरीके से MCQ पूछा जाता है किसी एग्जाम में, हमें गायरोमैग्नेटिक रेशियो दे दे या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दे, तो हम सिंपली लार्मर फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर लार्मर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हमें दे दे, मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछे गायरोमैग्नेटिक रेशियो देके, तो सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रिसेशन एंड प्रिसेशन फ्रिक्वेंसी। आंसर क्या है इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एंड आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और MCQs को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स इन MRI। रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स का क्या पर्पस होता है MRI के अंदर, टू एमिट द एक्सरेज को एमिट करना, टू कॉज द प्रोटॉन रिलैक्सेशन, टू नॉक द प्रोटॉन्स आउट ऑफ द अलाइनमेंट, और टू डिस्ट्रॉय द टिश्यू। जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स का जो फंक्शन होता है MRI में, अभी हमने डिस्कस किया, टू नॉक आउट द प्रोटॉन्स आउट ऑफ द अलाइनमेंट। दिस इज द फंक्शन ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो और भी वीडियोज़ रिलीज़ होंगे, और हम टोटल 500 MCQs को करने वाले हैं MRI के ऊपर। केवल MRI के ऊपर हम 500 MCQs करेंगे, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं MRI के, वो सब कवर होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe.